अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट जो हम चैप्टर करने लगे हैं वो चैप्टर नंबर 10 है जनरल सर्जरी डॉगरसिट थोरेसिक ट्रॉमा। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, वैसे तो ये जनरल सर्जरी में है लेकिन इम्पॉर्टेंट ये दोनों से है। मतलब जनरल सर्जरी में भी इम्पॉर्टेंट है, सिस्टमिक सर्जरी में भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें से यूक्यूज़ आपके दोनों में आ सकते हैं। ये टॉपिक लिखा हुआ जनरल सर्जरी में है लेकिन इसके यूक्यूज़ जो है वो सिस्टमिक सर्जरी में ज़्यादा आते हैं। तो इस वजह से हम इसको पढ़ेंगे। इससे आपके जनरल सर्जरी भी कवर हो जाएगी और सिस्टमिक सर्जरी भी कवर हो जाएगी। तो थोरेसिक ट्रॉमा की क्या समझ आती है आपको कि थोरैक्स वाला जो रीजन है वहाँ पे ट्रॉमा है। हमारी बॉडी में डिफरेंट कैविटीज़ होती हैं। लाइक अगर सबसे ऊपर देखा जाए तो क्रेनियल कैविटी आपको नज़र आ रही है। इसी तरह नीचे आ जाएँ तो थोरेसिक कैविटी आपको नज़र आ रही है। उसके नीचे आपको एब्डोमिनल कैविटी नज़र आ रही है। उसके नीचे आपको पेल्विक कैविटी नज़र आ रही है। पीछे आपको जो है वो वर्टिब्रल कैविटी नज़र आ रही है। मतलब डिफरेंट कैविटीज़ हैं। इसमें से जो थोरेसिक वाला रीजन है वहाँ पर अगर कोई भी ट्रॉमा होता है थोरेसिक वाला, तो दिस इज़ थोरेसिक ट्रॉमा। और आपको पता है ये ट्रॉमा जो है ये कितना मोर्टेलिटी कॉज कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं। कौन से? दो, हार्ट और लंग्स। इस वजह से, इस ट्रॉमा की वजह से मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। तो हमारी जो चेस्ट होती है उसमें 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले जो हमारा पार्ट होता है चेस्ट का वो होता है चेस्ट वॉल। चेस्ट की वॉल है जिसमें क्या क्या आ जाता है, बोनी थोरैक्स है और उसके मसल्स हैं। बोनी थोरैक्स मतलब ये आपको सामने नज़र आ रहा है, दिस इज स्टर्नम। और इसके साथ साथ ये जो लगी हुई हैं दीज आर रिब्स। ठीक है, तो स्टर्नम और रिब्स और उसके साथ साथ जितने भी आपको मसल्स नज़र आ रहे हैं लाइक अटैच हुए हुए, पेक्टोरलिस है, स्टेरेटस है, ये है वो है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं। ये सब जो मसल्स हैं अलोंग विद द बोनी थोरैक्स जिसमें स्टर्नम और रिब्स हैं, इसको हम कहते हैं चेस्ट वॉल। फिर क्या होता है, इसके अलावा सेकंड जो पार्ट होता है चेस्ट का वो हमारी होती है ये कैविटी, प्लूरल स्पेस के लंग। चेस्ट वॉल होती है ना, चेस्ट वॉल, उसके साथ जो कैविटी प्लूरल नज़र लगी होती है लेयर, उसको कहते हैं पेराइटल प्लूरा। ठीक है, और जो लंग्स हैं उनके साथ जो लगी होगी उसको हम कहते हैं विज़रल प्लूरा। तो पेराइटल प्लूरा जो है वो कहाँ पे है? चेस्ट वॉल के साथ अटैच है। ठीक है, दिस इज देखो ये मसल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स, और इसके साथ ही ये वाली जो लेयर है दिस इज़ पेराइटल प्लूरा। और लंग्स जो हैं उनके साथ बिल्कुल अटैच हुई है विज़रल प्लूरा। इस पेराइटल प्लूरा और विज़रल प्लूरा के दरमियान में जो स्पेस है दिस इज़ नोन एज प्लूरल कैविटी। तो प्लूरल स्पेस इज़ अ स्पेस बिटवीन, हम कह सकते हैं पेराइटल या विज़रल प्लूरा, या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं दिस इज़ अ स्पेस बिटवीन द लंग एंड द चेस्ट वॉल। अब ये जो प्लूरल स्पेस होती है इसमें अगर ब्लड इकट्ठा हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे हीमोथोरक्स। अगर एयर इकट्ठी हो जाएगी तो इसको हम कहेंगे न्यूमोथोरक्स। और अगर कोई भी एब्डोमिनल विज़रा की इंजरी होगी लाइक डायफ्रेगमा डायफ्राम जो है वो रप्चर हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है इसके अंदर विज़रा भी आ सकता है। मतलब ऑर्गन नीचे वाला जो एब्डोमेन का है वो आ जाएगा, क्योंकि डायफ्राम जो था वो क्या कर रहा था, सेपरेट कर रहा था हमारी थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को। अगर डायफ्राम में कोई भी ट्रॉमा होगा तो नीचे से सारे ऑर्गन्स ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, और वो जब प्लूरल कैविटी में आ जाएंगे तो उसको कह देंगे कि ये जो है ना ऊपर एब्डोमिनल विज़रा इसके अंदर आ गया। तो इसके अंदर ब्लड आ सकता है, इसके अंदर एयर आ सकती है, इसके अंदर एब्डोमिनल विज़रा आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट होता है चेस्ट का। एक चेस्ट वॉल है और एक प्लूरल स्पेस है। तीसरी चीज़ आ जाती है हमारा लंग पैरेन्काइमा। लंग पैरेन्काइमा में क्या हो सकता है कि ये जो सारा लंग का स्ट्रक्चर है इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें लंग की कंट्यूजन्स हो सकती हैं ट्रॉमा की वजह से। थोरेसिक ट्रॉमा की वजह से लंग के अंदर कंट्यूजन्स हो सकती है या लंग में हीमाटोमा बन सकता है। इसके अलावा जो चीज़ होती है दैट इज़ मीडियस्टाइनम। मीडियस्टाइनम क्या होता है, इसमें हमारे हार्ट है, मीडियस्टाइनम के अंदर हमारा एओर्टा है, हमारा ईसोफेगस है, हमारा ट्रेकिया है। तो जब भी मीडियस्टाइनम की कोई इंजरी होगी तो ये हमारे क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं, हार्ट है, एओर्टा है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, और ऊपर आपको जो है वो ट्रेकिया नज़र आ रहा है, ट्रेकिया के पीछे ईसोफेगस पड़ा होगा। तो ये जो मीडियस्टाइनम के स्ट्रक्चर्स होते हैं ये भी बहुत क्रिटिकल होते हैं। सो फर्स्ट पैराग्राफ में वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में चेस्ट ट्रॉमा की वजह से जो मोर्टेलिटी है वो 20 to 25% ट्रॉमास होते हैं। ठीक है,
और ट्रॉमा रिलेटेड डेथ्स होती हैं। इसके अलावा ब्लंट और पेनिट्रेटिंग चेस्ट इंजरीज़ होती हैं, जिसमें से जो पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है उसका हाई अकरेंस है अर्बन एरियाज़ में। और इसके अलावा आपको पता है कोई मतलब गोली मार देता है तो वो जो अंदर स्टैब वुंड्स हैं वो भी जा सकती हैं, गन शॉट वुंड्स हो सकती हैं। 3% स्टैब वुंड्स और 20% गन शॉट वुंड्स की वजह से मोर्टेलिटी होती है। ठीक है, उसके बाद एनाटॉमिकल कंसिडरेशन में वो आपको 4 पार्ट्स बता रहे हैं चेस्ट के। चेस्ट वॉल है, प्लूरल स्पेस है, लंग पैरेन्काइमा और मीडियस्टाइनम है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि चेस्ट वॉल में बोनी थोरैक्स अटैच्ड मसल्स होते हैं और इंजरीज अगर चेस्ट वॉल की होंगी तो उसकी वजह से स्टर्नम रिब्स फ्रैक्चर हो सकती हैं और सॉफ्ट टिश्यू इंजर हो सकते हैं। प्लूरल स्पेस जो है इट इज़ अ स्पेस बिटवीन लंग एंड चेस्ट वॉल। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, ट्रॉमा होगा, तो उसकी वजह से एब्डोमिनल वीज़ा, एयर या ब्लड आ सकता है। लंग पैरेन्काइमा अगर ट्रॉमा होता है तो उसकी वजह से लंग कंटिन्यूएंस हीमाटोमा बन सकता है। मीडियस्टाइनम अगर इंजर होगा, उस तक का जाएगा तो हार्ट, एओर्टा, ईसोफेगस, ट्रैकिया जो है उसकी इंजरी होगी। फिर वो आपको बताते हैं कि हमारी जो थोरेसिक ट्रॉमा है अगर वो हो जाता है तो उसकी वजह से बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। देखें, जब चेस्ट का ट्रॉमा होगा तो वहाँ पे पड़ा हुआ है लंग्स, ठीक है। तो जब भी टिश्यूज़ की वहाँ पे वो जब इंजरी होगी तो क्या होगा, टिश्यूज़ को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जाएगी, इनएडिक्वेट डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़ होगी, पल्मोनरी वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो जाएगा इन केस ऑफ पल्मोनरी कंट्यूजन और हीमाटोमा। ठीक है, तो हाइपोवोलीमिया की वजह से क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है तो ऑक्सीजन डिलीवरी नहीं होगी और पल्मोनरी कंट्यूजन हीमाटोमा की वजह से जो है वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो जाएगा। मतलब कि एक होती है वेंटिलेशन के एयर आ रही है और एक परफ्यूजन है, मतलब एयर जो है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में जा रही है, तो उसमें मिसमैच हो जाएगा ड्यू टू दीज इंजरीज। तो पहली चीज़ क्या है कि जब भी थोरेसिक ट्रॉमा होगा आपके माइंड में होना चाहिए कि इस पेशेंट को हाइपोक्सिया की कंडीशन फेस करनी पड़ेगी। दूसरी क्या है कि जब ऑक्सीजन कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, यू नो दैट, कि उसकी वजह से एसिडोसिस हो जाएगी। तो ड्यू टू इनएडिक्वेट परफ्यूजन टू द टिश्यूज़, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जा रही तो टिश्यूज़ क्या करेंगे, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करेंगे। और एंड यू नो दैट एनारोबिक मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होती है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। ठीक है, तो आपके पास माइंड में हमेशा होना चाहिए कि जब भी थोरेसिक ट्रॉमा का पेशेंट आपके पास आएगा तो इसको हाइपोक्सिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और हाइपरकार्बिया को फेस करना पड़ेगा। फिर मेजर थोरेसिक इंजरीज जो है उनको हम कहते हैं डेडली डॉजन। ठीक है, लीथल टिक्स होती हैं, 6 होती हैं और हिडन 6 होती हैं, ये आपके माइंड में होने चाहिए। लीथल 6 मतलब कि ये जो अगर इंजरीज थोरेसिक कैविटी की हो जाएं, थोरेसिक पार्ट की हो जाएं, तो उसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो इसका जो निमोनिक है दैट इज़ एटम FC। एटम में A फॉर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, T फॉर टेंशन न्यूमोथोरक्स, O फॉर open pneumothorax, M for massive hemothorax, F for flail chest and C for cardiac tamponade। ये इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज़ हैं। अगर हमने पेशेंट का प्राइमरी सर्वे ऑफ एटलस में इसका ट्रीटमेंट ना किया, इन 6 चीज़ों को ना देखा, तो पेशेंट की इमीडिएट डेथ हो सकती है। तो ये आपके माइंड में होने चाहिए, इनको आपने एवेलुएट करना है, इनको आपने जल्दी से ट्रीट करना है। हिडन 6 जो होती हैं ये पोटेंशली लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज़ हैं, इनको हम सेकेंडरी सर्वे में देखते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी सर्वे क्या होता है ये हम आपको एटलस चैप्टर में मैंने बताया था। तो हिडन 6 में कौन कौन सी हैं, थोरेसिक एओर्टिक डिस्रप्शन, ट्रेक्योब्रोंकियल डिस्रप्शन, मायोकार्डियल कंट्यूजन, ट्रॉमेटिक डायफ्रैग्मेटिक टीयर, इसोफेजियल डिस्रप्शन एंड पल्मोनरी कंट्यूजन। ठीक है, तो ये आपके जो है ना माइंड में होनी चाहिए। ये चारों, ये जो है ना आपको यूक्यू में पूछते हैं व्हाट आर द हिडन 6 एंड लीथल 6 इंजरीज इन केस ऑफ चेस्ट ट्रॉमा, तो ये आपको नाम आने चाहिए। अब इस चैप्टर में हम इन्हीं डिजीज़ को पढ़ेंगे और इन्हीं की मैनेजमेंट देखेंगे। मैनेजमेंट ऑफ थोरेसिक ट्रॉमा, जब भी आपके पास थोरेसिक ट्रॉमा का पेशेंट आएगा तो आपने सबसे पहले ATLS की गाइडलाइंस के मुताबिक उसको ट्रीट करना है ABCD। प्राइमरी सर्वे किया, प्राइमरी सर्वे क्या होता है हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले एयरवे पेटेंसी है, एफिकेसी ऑफ वेंटिलेशन एंड ब्रीदिंग है, A फॉर airway and cervical spine protection, B for breathing and ventilation, C for circulation and hemorrhage control, D for disability और neurological assessment।
तो ATLS को ABCD को और E फॉर एक्सपोजर होता है और इन्वायरमेंटल कंट्रोल होता है, वो भी हमने डिस्कस किया था ATLS के चैप्टर में। जब आप ATLS प्रोटोकॉल फॉलो कर लेंगे उसके बाद आपने सबसे पहले जो लीथल 6 इंजरीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको जो है ना डील करना है अकॉर्डिंग टू प्राइमरी सर्वे एंड रिससिटेशन, इनिशियल असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें हमारी जो है ना हम फिर जो ये वाली डिजीज़ेज़ हैं इनके लिए नीडल डिकम्प्रेशन और चेस्ट इंट्यूबेशन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट दीज इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस विच आर लीथल 6। इसमें कौन कौन सी हैं? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, टेंशन न्यूमोथोरक्स जो हमने एटम FC के नाम से याद किए हैं निमोनिक से, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, टेंशन न्यूमोथोरक्स, massive pneumothorax, open pneumothorax, cardiac tamponade and flail segment. This is your UQ. You have to remember these names. So first of all is a topic airway obstruction. इसको हम जल्दी से गो थ्रू करेंगे बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल ऑफ एटिलस चैप्टर। तो देखें क्या होती हैं जब भी लेरेंजियो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कब होगी? जब लेरेंजियो ट्रेकियल इंजरीज होंगी या एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ये जो है रेयर होती हैं। मोस्ट कॉमन कॉजेज़ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की क्या है कि किसी भी तरह जो एयरवे है वो ब्लॉक हो गई है, लाइक पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है, उसका गैग रिफ्लेक्स ख़राब हो गया है, उसकी टंग जो है वो पीछे जाके अटक गई है, सांस बंद हो गया। टंग हो सकती है, उसका कोई टीथ उतर के गिर सकता है, वो जाके पीछे ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। डेंचर्स वही हो गया, उसने जो टीथ लगवाए हुए थे उनके जो पार्ट्स होते हैं, सिक्रीशंस हो सकती हैं, ब्लड हो सकता है, वो सारा जाके एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। हीमाटोमा जो है वो कंप्रेशन करवाएगा किसका? ट्रैकिया का। थायराइड कार्टिलेज क्रीकॉइड फ्रैक्चर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हैमरेज और एडिमा हो जाएगा। तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी तरह से हो सकती है, वहाँ पे ब्लड हो सकता है, वहाँ पे सिक्रीशंस हो सकती हैं, वहाँ पे डेंचर्स हो सकते हैं, वहाँ पे टंग हो सकती है, ब्लड, ये सब कुछ इकट्ठा हो जाएगा तो उसकी वजह से हैमरेज और एडिमा ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। तो ये सारा क्या करेगा? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सामने जो पेशेंट पड़ा हुआ है उसकी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है? तो पेशेंट जो है वो उसकी सांस नहीं उससे लिया जा रहा होगा, उसकी वॉइस चेंज हो जाएगी, होर्सनेस होगी, मतलब उसके लैरिंग्स में कोई प्रॉब्लम चल रही है। क्रेपिटस या सबक्यूटेनियस एम्फिसेमा हमें नज़र आ सकता है। रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी है, तो ये हमें बताएंगे कि इसकी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है। पेशेंट को आप देख रहे हैं, देखें आप अभी पेशेंट को देख रहे हैं आपके सामने, उसको ATLS प्रोटोकॉल आपने दिया, तो लेकिन अगर आप पेशेंट को देख रहे हैं कि उसकी सांस नहीं ली जा रही, उसकी आवाज़ चेंज हो गई, आपने पूछा उसकी, पता है सबसे पहले हम उसका नाम पूछते हैं, आपका क्या नाम है, वो बोल रहा है, उसकी वॉइस से आपको पता चल जाएगा कि, और उसे बोला नहीं जा रहा होगा, उसकी सांस ऐसे फूल रही होगी, तो आपको समझ आ जाएगी कि इसको एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन चल रही है, मैंने जल्दी से उसको रिलीव करना है। तो मैनेजमेंट हमने ATLS के चैप्टर में क्या की थी इन लोगों की? सबसे पहले हमने क्या करना है, पेशेंट की सर्वाइकल स्पाइन को, सर्वाइकल स्पाइन कॉलर और जो हमारे सैंड बैग्स होते हैं उनके थ्रू हमने उसको स्टेबलाइज करना होता है। फिर हमने क्या करना होता है? चेन लिफ्ट और जॉ थ्रस्ट करना होता है। फिर हमने ओरोफ्रेंजियल एयरवे देनी होती है अगर पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट है, वो अनकॉन्शियस है। फिर डेफिनेटिव एयरवे, डेफिनेटिव एयर में क्या है, हम ETT डाल सकते हैं, हम उसकी जो है अगर ETT फेल हो जाती है तो सर्जिकल एयरवे। इसके अलावा क्रिकोथायरोडोटमी और ट्रेकियोस्टमी, इसको हम डिटेल से इन प्रोसीजर्स को देख चुके हैं इन द ATLS चैप्टर। ठीक है, तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को सबसे पहले हमने देख लिया, वो अगर पेशेंट का ठीक था तो दूसरी चीज़ आपने सोचनी है टेंशन न्यूमोथोरक्स। ठीक है, टेंशन न्यूमोथोरक्स में क्या है कि न्यूमोथोरक्स इज़ मींस कि पहले हम पढ़ चुके हैं प्लूरल स्पेस के अंदर एयर इकट्ठी हो गई है। टेंशन न्यूमोथोरक्स की मोस्ट कॉमन क्या है? ब्लंट इंजरी इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टेंशन न्यूमोथोरक्स। इसकी पैथोजेनेसिस क्या होगी? टेंशन न्यूमोथोरक्स की पैथोजेनेसिस क्या होगी वो आपको बताते हैं कि जब एयर जो है वो प्लूरल स्पेस में आ जाएगी, या तो बाहर से आ रही है या लंग पैरेन्काइमा की इंजरी की वजह से आ रही है। समझ आ रही है ना? एयर कहाँ पे है? प्लूरल स्पेस में तो एयर नहीं है नॉर्मल, वहाँ पे तो थोड़ा सा फ्लूइड होता है जो फ्रिक्शन को अवॉइड कर रहा होता है ड्यूरिंग बिटवीन द पेराइटल एंड विज़ुअल प्लूरल। एयर या तो बाहर है, इन्वायरमेंट में है, या एयर लंग के अंदर है। ठीक है, तो अब एयर उस स्पेस में कब आएगी? या तो वो जो विज़ुअल प्लूरा है, लंग पैरेन्काइमा, उसका ट्रॉमा हुआ था और उसमें से एयर प्लूरल स्पेस में आ गई, या फिर बाहर से उसका कनेक्शन बन गया, तो या तो बाहर से आ सकती है एयर या इंजर्ड लंग से आ सकती है। अब एयर क्या करेगी? अंदर आएगी
और उसको जाने की जगह मिल रही होगी लेकिन बाहर आने की जो है ना जगह नहीं मिल रही होगी। अब खुद सोचें, लंग के बाहर एयर आ रही है लेकिन बाहर नहीं जा रही, तो क्या होगा? लंग के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे। ठीक है, लंग्स सब कोलैप्स करेंगे तो क्या होगा? एयर इकट्ठी होती जा रही है। अब लंग पैरेन्काइमा गया, अंदर मीडियस्टाइनम है, और मीडियस्टाइनम के जो स्ट्रक्चर्स हैं याद आ रहे हैं कौन से थे? हमारा हार्ट, एओर्टा, ट्रेकिया और ईसोफेगस, उनके ऊपर कंट्रैक्शन पड़ना शुरू हो जाएगी। ट्रेकिया के ऊपर कंप्रेशन पड़ेगी तो क्या होगा? ट्रेकिया अपोजिट साइड पे चला जाएगा, दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब ब्लड वेसल्स जो हमारी मेजर ब्लड वेसल्स के ऊपर होगा तो क्या होगा? हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो सारा ब्लड बाहर हार्ट से नहीं जा रहा, पीछे आ रहा है, तो कहाँ जाएगा? हार्ट की जो वेन्स होंगी, सुपीरियर वेना केवा, इन जुगुलर वेन्स, उनमें चला जाएगा, पीछे की तरफ बैकफ्लो करेगा तो उनकी वेन्स, नेक वेन्स एंगोल्ड हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हमने शॉक के चैप्टर में पढ़ा था कि ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होना, पेशेंट शॉक की कंडीशन में जाना शुरू हो जाएगा क्योंकि उसकी बॉडी को कार्डियक आउटपुट ड्रॉप हुआ है, ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा। तो आपको दो तरह से तो पता चल गया पेशेंट के टेंशन न्यूमोथोरैक्स को कैसे पता लगाएंगे। एक आप ट्रेकियल शिफ्ट को देखेंगे, दूसरा आप पेशेंट के नेक वेन्स को देखेंगे। दो चीज़ें तो आपने पक्का पकड़नी है। क्लिनिकल डायग्नोसिस है आपका। डू नॉट वेट फॉर एक्सरे, मैं एक्सरे करवाता हूँ, अच्छा देखता हूँ अंदर एयर आई हुई है कि नहीं। पेशेंट की आपने ट्रेकिया देखनी है, शिफ्ट टू अपोजिट साइड है, नेक वेन्स देखी, इंगॉर्ज्ड हुई हुई है, कैसे हुई थी हमने बता दिया पैथोजेनेसिस में। पेशेंट शॉक की कंडीशन में गया हो सकता है। शॉक की क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं हमने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, टेकीकार्डिया, टेकिपनिया और हाइपोटेंशन। ठीक है, जब कार्डियक आउटपुट ड्रॉप करता है तो हमारी बॉडी जो है वो उसके रिस्पॉन्स में हार्ट रेट तेज़ करती है ताकि ऑक्सीजन सप्लाई जाए बॉडी को। तो टेकीकार्डिया, टेकिपनिया, हाइपोटेंशन में पेशेंट गया होगा, पेशेंट की पल्स इंक्रीज़ हुई होगी, बीपी ड्रॉप हुआ होगा, पेशेंट ठंडा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पेल होना शुरू हो जाएगा, उसका यूरिन आउटपुट ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द सिवेरिटी ऑफ द शॉक। फिर इसके अलावा आप कैसे नोट कर सकते हैं? जो साइड चेस्ट की इन्वॉल्व होगी उसकी मूवमेंट्स प्रॉपर होंगी नहीं। इंस्पेक्शन में आप देखेंगे रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स जो हैं, जिस साइड का न्यूमोथोरैक्स होगा उस साइड की मूवमेंट जो है वो इम्पेयर हो जाएगी, मूवमेंट ही नहीं कर रही होगी। दूसरी साइड की मूवमेंट कर रही होगी, इस साइड की नहीं कर रही होगी। आप फिर क्या करेंगे? इंस्पेक्शन आपने कर ली, इंस्पेक्शन आपने क्या की? नेक वेन्स देखी और पेशेंट की हालत को देखा, पैल्पेट किया ट्रेकिया को, पल्स को। ठीक है, फिर आपने क्या किया? उसकी परकशन की। तो एयर की वजह से क्या होता है? हाइपर रेजोनेंट साउंड आती है। ठीक है, और फिर क्या होता है? ऑस्कल्टेशन करेंगे तो क्योंकि नीचे एयर इकट्ठी हुई है तो हार्ट साउंड्स क्या हो जाएंगी? ब्रेथ साउंड्स क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी क्योंकि नीचे एयर इकट्ठी हुई है। तो एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स ऑन ऑस्कल्टेशन। तो क्लिनिकली आपको डायग्नोज हो गया ये पेशेंट न्यूमोथोरैक्स का है। चेस्ट एक्सरे करवाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या है? मैनेजमेंट इसकी ATLS प्रोटोकॉल के मुताबिक जो बी वाला पार्ट है उसमें हमारी दो तरह की मैनेजमेंट्स होती हैं। एक या तो हम नीडल कंप्रेशन करते हैं, दूसरा डेफिनेटिव मैनेजमेंट होता है जिसमें हम चेस्ट इंट्यूबेशन करते हैं। तो इसका मैं आपको दिखा देती हूँ पिक्चर। सो न्यूमो मीन्स एयर एंड thorax in the chest cavity. Pneumothorax is presence of air in the pleural cavity. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द नीडल डिकम्प्रेशन। हमने कहा कि जैसे आपको समझ आती है ना ये पेशेंट न्यूमोथोरैक्स का है, आपने इमीडिएट नीडल कंप्रेशन करनी है। किस तरह से? मिड क्लेविकुलर, पेशेंट बैठा होगा, ठीक है, जैसे आपको नज़र आ रहा है पेशेंट बैठा हुआ है, आपने क्या किया? पेशेंट की सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर नीडल घुसाई,
नीडल घुसाई तो क्या होगा, अंदर जो एयर होगी वो नीडल से बाहर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी पेशेंट की इमरजेंसी में तो आप नीडल कंप्रेशन करोगे, लेकिन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, दिस चेस्ट इंट्यूबेशन। चेस्ट इंट्यूबेशन जो होती है, नीडल कंप्रेशन आप सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस में कर रहे थे और चेस्ट इंट्यूबेशन आप फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में करते हो एंटीरियर टू मिड एक्सियल लाइन। इसका जो सारा स्टेप्स है ना चेस्ट इंट्यूबेशन के, हमने प्रॉपर देखने हैं आगे। अभी बस नाम याद रखें कि सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस में नीडल कंप्रेशन करनी है मिड एक्सिलरी लाइन में, और चेस्ट इंट्यूबेशन जो है वो हमने फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में करनी है एंटीरियर टू द मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है। तो ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया इसका टेंशन न्यूमोथॉरक्स का। सो दिस इज़ द चेस्ट इंट्यूबेशन। अब हम नेक्स्ट पार्ट से ओपन न्यूमोथॉरक्स से करते हैं।